सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की ये कहानी ना ही कोई हॉरर स्टोरी है और ना ही कोई डिटेक्टिव स्टोरी। आज की कहानी है एक सच्चे योद्धा की, जिन्होंने अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो कम से कम 40 अलग अलग भाषाएं बोलना जानते थे, जो भेष बदलने में माहिर थे और जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपनी खुद की एक सेना बनाई थी, जिन्हें सारी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। ये कहानी है भारत माता की संतान और बंगाल की शान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज की ये मज़ेदार कहानी है नेताजी और हिटलर के बीच। साल था 1941 का और दिन 16 जनवरी, जब 38/2 एल्गिन रोड से आधी रात में एक आदमी अपने पैरों को दबाए चुपचाप ऑडी वेंडर W24 को तेज़ी से भगाते हुए, सीने में अपने सपने को छुपाते हुए, दिमाग में एक मास्टर प्लान लिए निकल पड़ता है। एक लंबे भूरे रंग की कोट, एक पजामा और एक काले रंग की पोशाक में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकले, जिन्होंने उन्हें सख्त निगरानी वाली घर की गिरफ्त में रखा हुआ था। जब अंग्रेज़ों को उनकी भाग निकलने की खबर पता चली तो वो पूरे देश में नाकाबंदी कर देते हैं और पूरे देश भर में नेताजी की खोज चालू कर देते हैं। नेताजी चुपचाप गोमो से पेशावर के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। वहाँ से उनको जर्मनी तक जाने का सफ़र तय करना था, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे शिशिर बोस की मदद से गुप्त यात्रा की। अप्रैल 1941 में जर्मनी के गोएबेल की रेडियो सेवा से घोषणा होती है, भारत का सबसे लोकप्रिय नेता ब्रिटिश शासन को भारत से हटाने के लिए हिटलर की मदद मांगने बर्लिन आ चुका है। नेताजी को दृढ़ विश्वास था कि एक शस्त्र विद्रोही भारत को अंग्रेज़ों की अत्याचारों से मुक्त करवा सकता है। नेताजी को दूसरे विश्व युद्ध में एक उपयुक्त क्षण दिखा, जो शायद भारत को सालों की गुलामी से आज़ाद कर सकता था। ब्रिटेन पर जापान, जर्मनी और इटली ने हमला कर रखा था। उनकी योजना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कुचलने के लिए इन राष्ट्रों से भारी सहायता प्राप्त करना था। जर्मनी में नेताजी के 2 उद्देश्य थे। पहला, भारत सरकार को जर्मनी में स्थापित करना और दूसरा, आज़ाद हिंद फौज या फ्री इंडियन लीजन को बनाना, जिसमें 50,000 भारतीय सैनिकों को भर्ती करना था, जो मुख्य रूप से भारतीय कैदी से बना हुआ था। नेताजी चाहते थे कि 50,000 की ये सेना अफ़गानिस्तान से भारत में प्रवेश कर सके। नेताजी जर्मनी में पूरे 2 साल रहे, लेकिन नेताजी के जर्मनी पहुंचने के बाद पूरे 1 साल तक एडोल्फ हिटलर नेताजी से मिले तक नहीं। पर एक दिन नेताजी को हिटलर का बुलावा आया। वो हिटलर जिसे पूरी दुनिया तानाशाह के नाम से जानती है। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को पहले एक कमरे में बिठाया गया। हिटलर ने अपने ही जैसे दिखने वाले कुछ नकली हिटलर अंगरक्षक रखे हुए थे। वो सारे दिखने में ठीक हिटलर की तरह ही दिखाई देते थे। उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद हिटलर सुभाष चंद्र बोस के सामने आकर
नेताजी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं हिटलर हूँ। सुभाष जी ने भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष, भारत से आया हूँ, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। पहला हिटलर जाने के बाद फिर से एक आदमी हिटलर के वेशभूषा में नेताजी के सामने आया और कहने लगा, मैं हिटलर हूँ। पहली बार की तरह ही इस बार भी सुभाष जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष, भारत से आया हूँ, मगर आप भी हिटलर नहीं हो सकते और मैं यहाँ केवल हिटलर से ही मिलने आया हूँ। और फिर तीसरी बार पुनः एक व्यक्ति आया, ठीक उसी तरह की वेशभूषा में, और आकर सुभाष जी के सामने खड़ा हुआ और सुभाष जी को देखने लगा। पर इस बार सुभाष जी ने कहा, मैं सुभाष, भारत से आया हूँ, पर हाथ मिलाने से पहले कृपया अपने दस्ताने उतार ले, क्योंकि मैं मित्रता के बीच दीवार नहीं चाहता। हिटलर बहुत ही कठोर व्यक्तित्व के माने जाते थे। उनके सामने इतनी हिम्मत से बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे। सुभाष चंद्र बोस की हिम्मत भरी बात सुनकर और उनका तेज भरा चेहरा देखकर उन्होंने पहली बार अपने दस्ताने उतारे और हाथ मिलाया था, और दोनों में हमेशा के लिए दोस्ती हो गई थी। पर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर सुभाष चंद्र बोस ने इतने सारे हिटलरों में से असली हिटलर को पहचाना कैसे। दरअसल हिटलर के बहरूपिये सुभाष जी के सामने आते थे और हाथ बढ़ाकर कहते थे, मैं हिटलर हूँ। जानने वाली बात यह है कि कोई भी अगर किसी दूसरे के घर में मिलने जाता है तो जाने वाला पहले अपना हाथ बढ़ाता है और अपना परिचय देता है, ना कि घर के मालिक को पहले हाथ बढ़ाना चाहिए और परिचय देना चाहिए। और वो तो तानाशाह एडोल्फ हिटलर थे। जब सचमुच हिटलर आए थे तो वो सुभाष जी के सामने सिर्फ खड़े हुए थे और पहले सुभाष जी ने हाथ बढ़ाकर अपना परिचय दिया था और फिर हिटलर ने अपना परिचय दिया। पर हिटलर से बातचीत करने के बाद भी हिटलर ने भारतीय स्वतंत्रता के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया था और अंत में नेताजी निराश होकर 1942 के आखिर में जापान के लिए निकलने का फैसला किया। और इस बार उनका वाहन कोई मोटर कार, हवाई जहाज़ या कोई ट्रेन नहीं था। ये था जर्मनी के उत्तरी सिरे पर बर्फीले पानी पर चलने वाला एक पनडुब्बी, जिसका नाम अंडर सी बूट U-180 था। इसके बाद नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, पर वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते नेताजी के 124वें जन्म दिवस पर नेताजी की इस छोटी सी एक स्पीच के साथ आज की ये कहानी ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. I feel overwhelmed at this manifestation of your burning patriotism and spirit of sacrifice. I have received numerous telegraphic and postal messages from you direct, while other messages I have read in the press. And all these messages
have given me great joy and satisfaction. You know that I am always an optimist. Nevertheless, I must say that the response that I have received has exceeded my fondest expectations. I can only say in reply that I feel proud of you. Since the outbreak of the war in Europe and in East Asia, I have been saying repeatedly that we, the Indian people, could not have wished or even dreamt of a better combination of circumstances for helping us to achieve our liberty. When the world forces are helping us in this way, our task has automatically become very much easier than what it would have been otherwise. This fact should further strengthen our self-confidence and optimism and hearten us considerably in the fight that lies ahead of us. I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards the final victory. I am convinced that India cannot hope to be free until all Indians living abroad perform their duty in this momentous world crisis. Owing to the fact that the tripartite powers have been giving their fullest support to Indian independence, it is comparatively easy for Indians living in Axis countries or in countries controlled. Uns sterblichen Glauben an die Freiheit und ihren unerschütterlichen Entschluss, den Kampf bis zum Siege weiterzuführen, zu bekräftigen. In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf Sein oder Nichtsein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Sieg. Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ, लेकिन निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दे जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।